हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो दोस्तों, ये जो है हमारी समझिए कि दिल्ली सल्तनत की आखिरी वीडियो है, यानी कि गुलाम वंश की आखिरी वीडियो है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, ये सीधे जाता है कुतुब मीनार, और इसी रास्ते में दाहिने साइड पे आपको पड़ेगा यहाँ पे महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे आपको हम इतिहास बताएंगे बलबन का, गयासुद्दीन बलबन, जो कि गुलाम वंश का एक ताकतवर बादशाह था। आप चाहें तो यहाँ से भी आ सकते हैं, या नहीं तो इसका दरवाज़ा पीछे से भी है, वहाँ से भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। वैसे हमने इसकी ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है। इस पार्क के अंदर जो है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी अलग अलग वीडियो बनी हुई है, आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उस साइड में आपको दिख रहा है कुतुब मीनार, कितना बेहतरीन लग रहा है। और यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है फ़िलहाल चलते हुए जो है हम लोग पहुँच चुके हैं इस साइड में। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, ये है असल में बलबन का मकबरा इसके अंदर। तो फ़िलहाल जो है आपको हम इसी के अंदर लेके आज जाने वाले हैं। ये जो है बलबन के मकबरे का एंट्री गेट है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। वहाँ से हमने इंटर किया है और भीड़ भाड़ देख सकते हैं लोगों का, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और वो जो गुंबद देख रहे हैं दोस्तों, वो असल में जमाली कमाली मस्जिद का गुंबद है। और मेरे पीछे आपको यहाँ पर एक और गुंबद दिख रहा है, तो इसकी भी कोई जानकारी है नहीं कि ये कौन सा गुंबद है। फ़िलहाल आप मेरे चारों तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कंप्लीट खंडर ही खंडर है। यहाँ से आपको पूरा खंडर जो है क्लियरली दिख सकता है। और इसी खंडरों के बीच में हम आज आपको लेकर के जाने वाले हैं गयासुद्दीन बलबन के मकबरे पे। फ़िलहाल अगर आप आज इस पूरे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर देखिए तो देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एक ज़माने में बहुत ही बड़े बड़े किले हुआ करते होंगे, लेकिन आज जो है सारे के सारे जो है तहस नहस हो चुके हैं। ये जानकारी जो है दोस्तों यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। अगर हम गुलाम वंश के बारे में आपको बताएं तो गुलाम वंश में जो है 11 बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उनमें से 4 सबसे ज़्यादा अहम हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान, और चौथा बलबन। बलबन के इतिहास पे जाने से पहले जो है ना, आपको हम बताते हैं बलबन के कुछ बचपने के बारे में। बचपन में ही उसे मंगोलों ने किडनैप कर लिया था और बेच दिया था, और बेचते बेचते इल्तुतमिश के संपर्क में आता है। उसके अंदर जो इल्तुतमिश को जो है काफ़ी ख़ास बातें दिखी थी, इसलिए इल्तुतमिश ने ही जो है उसे चालीसा का एक हिस्सा बना दिया था। और चालीसा वो थे दोस्तों जिसे आप किंग मेकर कह सकते हैं, यानी राजा को वही लोग चुनते थे और राजा को वही लोग गद्दी से हटाते थे। इल्तुतमिश के बाद जितने भी राजा वगैरह बने हैं, सब में जो है बलबन का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। रज़िया सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में रज़िया सुल्तान के साथ वो था, लेकिन बाद में जो है वो रज़िया सुल्तान के ख़िलाफ़ हो गया, और उसी की वजह से जो है फिर गद्दी पे बैठ गए थे बैरम शाह। लेकिन बैरम शाह को भी जो है गद्दी से हटाने में बलबन का ही हाथ था। रज़िया सुल्ताना ने शासन किया था 1236 से 1240 तक। बैरम शाह ने शासन किया था 1240 से 1242 तक। 1242 में जो है फिर से उसी ने गद्दी पे बैठाया अलाउद्दीन मसूद शाह को। उन्होंने शासन किया 4 साल, 1242 से लेकर के 1246 तक। और फिर उसने बैठाया अपने दामाद, होने वाले दामाद, यानी नासिरुद्दीन महमूद को 1246 में, जिन्होंने करीब करीब 20 साल शासन किया था। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि नासिरुद्दीन महमूद के टाइम में जो भी पावर थी, वो सारी की सारी पावर जो थी इसी के पास थी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बलबन का जो शासनकाल था वो टोटल 40 साल था। और सुल्तान से रिलेशन अच्छा बनाने के लिए जो है बलबन ने अपनी बेटी की शादी भी नासिरुद्दीन महमूद से कर दी थी। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि वो जो है दरवेशी राजा थे, यानी अल्लाह, रसूल, खुदा में ही बिजी रहते थे, और वो जो है अपना काम भी खुद से करते थे। उनकी बीवी जो है खुद से खाना पकाती थी, और नौकर चाकर का कोई सिस्टम उनके यहाँ नहीं था। और 1266 में 20 साल शासन करने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है, और चूँकि इनके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे तो इसलिए सत्ता को कब्ज़ा कर लिया था बलबन ने। और बलबन जो है यहाँ से गुलाम वंश का पहला शासक बनता है, जो कि किसी भी शाही ख़ानदान से नहीं था, बल्कि ये सिर्फ चालीसा का एक हिस्सा था। और अपनी काबिलियत और अपने चालाकी की वजह से जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और फाइनली अपने दामाद नासिरुद्दीन महमूद के मरने के बाद उसने गद्दी पे कब्ज़ा कर लिया, और फिर से उसकी हुकूमत स्टार्ट हो गई। उसने जो है 1266 से लेकर के 1287 तक 21 साल शानदार शासन किया, और फाइनली आज हम उसी के मकबरे पे आपको लेकर के आए हैं। और नीचे उतरते ही जो है यहाँ पे आपको
एक बहुत ही बड़ा भव्य मकबरा दिखता है मेरे बाएं साइड में। तो ये आप देख सकते हैं। और ये मज़ार जो है दोस्तों, ये बलबन की मज़ार नहीं है, यानी ग़ियासुद्दीन बलबन की मज़ार नहीं है, बल्कि ये मज़ार जो है ग़ियासुद्दीन के बेटे मोहम्मद की है। इनके इतिहास पे हम बाद में आएंगे। फ़िलहाल आपको हम लेके चलते हैं ग़ियासुद्दीन बलबन के मज़ार पे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पूरा आपको एक कोर्टयार्ड दिख रहा है, एक कमरा दिख रहा है बड़ा सा, इसी के अंदर कहा जाता है कि बलबन की मज़ार यहाँ पे हुआ करती थी। लेकिन आज आप ज़मीन देखिए, नीचे एक भी मज़ार का आपको अंश यहाँ पर नहीं दिखेगा। और इसकी ऊंचाई आप देख सकते हैं, कितनी ऊंची ऊंची इसकी इमारतें हैं, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। और पूरा का पूरा जो है ये आज खंडर हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर में इसका एक ज़माने में डोम हुआ करता था, लेकिन वो सारा डोम जो है कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि इसके अंदर जो है ना एक आर्क है। तो वो जो असल में जो आर्क है, बताया जाता है कि ये इस्लामिक हिस्ट्री का पहला ट्रू आर्क माना जाता है। तो दोस्तों, जहाँ तक हम इल्तुतमिश, जहाँ तक हम बलबन के इतिहास के बारे में बात करें, तो 1266 से लेकर के 1287 तक जो है उन्होंने शासन किया था। और अपने कार्यकाल में जो है उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े कारनामे किए थे। 1266 में गद्दी पे आते ही सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया, चालीसा को यहाँ से कम्प्लीटली हटा दिया। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर चालीसा रहेगा, और मैं भी चालीसा का ही हिस्सा था, अगर मैं राजा बन सकता हूँ तो हो सकता है कि इनमें से कल कोई और भी जो है विद्रोह करके मुझे भी मार सकता है। इसलिए पहला कदम ये होना चाहिए कि चालीसा को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। और ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि बलबन की जो पॉलिसीज़ थी वो भी थोड़ा सख्त थी। सबसे पहले उसने जो यहाँ पे काम किया था वो था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, जिसका मतलब ये होता है कि सुल्तान इज़ एवरीथिंग, यानी कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता है, जो राजा बोलेगा बस वही हो सकती है बात। इसके अलावा उसने ख़ुद को जो है खुदा की परछाई कह दिया था, यानी कि शैडो ऑफ गॉड। और ख़ुद को वो चाहता था कि लोग आएँ और उसको सजदा करें। सजदा एंड पैबोज, दो पॉलिसीज़ उसने अपनाई थी। साष्टांग प्रणाम जिसे आप कह सकते हैं, सजदा होता है ज़मीन में झुक करके राजा का पाँव छूना, और पैबोज होता है यानी बिल्कुल लेट करके जो साष्टांग प्रणाम जो है वैसा करना होता था उसके लिए। अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है उसने यहाँ पे कायम किया था स्पाई सिस्टम। उसकी जो मिलिट्री थी उसका नाम था दीवाने अर्ज़। और फिलहाल यहाँ से अब आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे अभी हम यहाँ से चलेंगे और नीचे जा कर के आप देखिए ये जो है कितना ज़्यादा खंडर हो रहा है। अभी भी अगर इसकी भी खुदाई यहाँ से नीचे हो तो यहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे मिल सकती हैं। ये है पीछे का पूरा बलबन का मकबरा, इसी के अंदर जो है बलबन की मज़ार है, जो आज इसका अस्तित्व हमें नहीं दिखता। ये भी जो है उस ज़माने का एक स्ट्रक्चर होगा। ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, ये जो फिलहाल यहाँ पे लॉक रहता है, बलबन के मकबरे का पूरा यहाँ पे एम्बियंस। इन सब स्ट्रक्चर को देख के ऊपर में ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों को जो है बाद में रिनोवेट किया गया है। और अब आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये असल में यहाँ का है बलबन का मकबरा। कितना ज़्यादा भव्य है, कितना ज़्यादा बड़ा है। और इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर में जो है नीचे में बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है रबल का इस्तेमाल किया गया, यानी कि इरेगुलर पत्थर हैं, और इस तरह से चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। और अब हम वापस आते हैं इसके इतिहास पे। तो दोस्तों, जहाँ तक हम बलबन के बारे में बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि बलबन ने भी जो है अपने टाइम में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीडिशंस किया था। सबसे फेमस एक्सपीडिशंस जो है उसका बंगाल का है। बंगाल में आपको हमने बताया है कि इल्तुतमिश ने भी बंगाल को कैसे फतह किया था, तो उसी तरह से ग़ियासुद्दीन बलबन ने भी जो है बंगाल पे हमला किया था। तो उस ज़माने में बंगाल पे शासन कर रहा था तुगरिल ख़ान, और उसने भी जो है ख़ुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। यानी कि वहाँ पर जो गवर्नर उसको स्थापित किया था ग़ियासुद्दीन बलबन ने ही किया था, लेकिन बाद में जो है उसने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह के चलते में जो है तुगरिल मोहम्मद बलबन ने जो है उसे मार दिया, और फाइनली जो है तुगरिल ख़ान मारा जाता है। इसके अलावा इनके जो है दो बेटे थे, एक का नाम था मोहम्मद और एक का नाम था बुगरा ख़ान। बुगरा ख़ान तुगरिल को मारने के बाद जो है बुगरा ख़ान को जो है बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, और उनका एक बेटा था मोहम्मद। मंगोल का भी जो इन्वेजन है दोस्तों, आप जानते हैं कि मंगोलों का जो है हिंदुस्तान में टाइम टू टाइम कई बार अटैक होते रहा है। तो मोहम्मद जो हैं वो असल में मंगोलों से लड़ते लड़ते मारे गए थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, और बलबन जो है मोहम्मद को ही चाहता था कि ये आगे जा कर के उनका जानशीन बनेगा। लेकिन चूंकि इनका अचानक मौत हो गई थी, इसलिए
ऐसा हो नहीं पाया और फाइनली उसने अपने दूसरे बेटे बुगला खान, जो कि बंगाल में गवर्नर था, उसको बोला कि तुम यहाँ पे आकर के सत्ता संभालो। बुगला खान ने बोला कि ना, हमसे ना हो पाएगा, हम बंगाल में ही सही हैं। तो इसीलिए जो है मोहम्मद के बेटे काई खुसरो को जो है वहाँ का जानशी बना दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1287 में जो है बलबन का भी मौत हो जाती है और उन्हें जो है यहाँ पे दफनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, जो हमने दिखाया आपको ये जो जगह, फ़िलहाल यहाँ पे आज कोई मज़ारें यहाँ पर आपको दिख नहीं सकती हैं। लेकिन दोस्तों कहानी जो है यहाँ पे रुकती नहीं है। 1287 में बलबन के मौत के बाद गद्दी पे बैठा दिया गया था कैकाबाद को। यानी कैकाबाद जो है वो असल में बुगला खान के बेटे थे। लेकिन कैकाबाद का जो शासनकाल था वो 1287 से लेकर के 1290 तक का ही रहा था और कैकाबाद को भी जो है मारा जाता है। उस ज़माने जो है कैकाबाद जो है यहाँ के 10वें सुल्तान साबित होते हैं। लेकिन अभी भी जो है इनका एक छोटा सा नन्हा सा बेटा था, 3 साल का खैमर, उसको गद्दी पे बैठा दिया जाता है और फाइनली जो है 1290 में कुछ महीने के लिए कैकाबाद के छोटे से नन्हे से बच्चे ने हुकूमत की थी और अब यहाँ पे एंट्री होती है जलालुद्दीन खिलजी का। ऐसा बताया जाता है कि ये जो खिलजी है वो भी असल में ग़ुलाम वंश में एक रॉयल हुआ करता था और इसने ये बोला कि ठीक है, कैकाबाद ही मारा जा चुका है। हालांकि कैकाबाद को भी खिलजी नहीं मारा था और इसने बोला कि अब से मैं इसके बच्चे की जो है वो हिफाजत करूँगा। अफसोस की बात यह है कि खिलजी ने उस छोटे से नन्हे से बच्चे को भी मार दिया और फाइनली जो है ग़ुलाम वंश पूरी तरह से ख़त्म हो गया 1290 में ही। कुछ इतिहासकार तो बोलते हैं कि ग़ुलाम वंश जो है 1287 में ही बलबन के मौत के बाद ख़त्म हो गया था, लेकिन असल में 1290 में ख़त्म हुआ था और फिर यहाँ से शुरुआत हो जाती है खिलजी एम्पायर की, जिसके फाउंडर बनते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और जिस तरह से जलालुद्दीन खिलजी ने अपने वंश की शुरुआत की थी वही हाल जो है होता है जलालुद्दीन खिलजी का भी। तो दोस्तों इस तरह से दिल्ली सल्तनत की सीरीज़ में ग़ुलाम वंश यहाँ पे ख़त्म होता है और अब हम अगली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं खिलजी वंश की और शुरुआत हम करेंगे जलालुद्दीन खिलजी के इतिहास, अलाउद्दीन खिलजी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो देख आपको मज़ा आया होगा। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।